आज अपने को चालू करना है एजेंट्स अथॉरिटी का जो एक्सटेंट होता है कि किस हद तक एक एजेंट को अथॉरिटी होती है काम करने की, क्या उसमें अथॉरिटीज होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, एजेंट्स अथॉरिटी इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। सेकंड पॉइंट, एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कल हमने नेसेसिटी पढ़ा था, आज अपन इमरजेंसी पढ़ रहे हैं। नो डाउट नेसेसिटी में भी एक इमरजेंसी का मेंशन आया था, बट लेट अस फर्स्ट रीड दिस and understand this extent of agent's authority under, I'm sorry, under normal circumstances and extent of agent's authority in an emergency situation. कहाँ गया आरुष मुंदड़ा? आज आरुष मुंदड़ा आया ही नहीं, क्या बात है, लेट कैसे आया रे आरुष? सॉरी सर सर हाँ सॉरी पढ़ना स्टार्ट कर, फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट से। extent of agent's authority. A. Agent's authority in normal circumstances. Section 188. An agent who has authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act or is usually done in the course of conducting such business. Example: A appoints B as his agent to carry on his business of a shipbuilder. B may purchase timber and other materials and hire workmen for the purposes of carrying on the business. ठीक है, एजेंट के पास में वो सारी अथॉरिटी होती है टू डू एन एक्ट, जो भी काम करने के लिए उसको जरूरी है, अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट। उस काम को करने के लिए, जिसके लिए भी उसको एजेंट बनाया गया है, उस काम को करने के लिए सारी लॉफुल, हर लॉफुल काम कर सकता है जो उस काम को करने के लिए जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए मिस्टर ए हैं, शिप बिल्डिंग का काम करते हैं, उन्होंने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया है मिस्टर बी को टू कैरी ऑन हिज बिजनेस ऑफ अ शिप बिल्डर। तो सर बोला तेरे को मेरे शिप बिल्डिंग के काम के लिए तेरे को मेरा एजेंट बनाया, तो सर एजेंट के तौर पे जो भी एजेंट ने काम किया है, प्रिंसिपल को बाइंड करेगा, वो सारे लीगल काम कर सकता है। जैसे कि शिप बिल्डिंग के लिए लकड़ी खरीदना, शिप बिल्डिंग के लिए दूसरे मटेरियल्स, स्टील वगैरह खरीदना, शिप बिल्डिंग के लिए लोगों को हायर करना। तो उस काम को करने के लिए जो भी लॉफुल काम हो सकते हैं, उन सब को करने की अथॉरिटी मिल जाती है। ठीक है, he has the authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act or is usually done in the course of conducting such business। जो कि उस काम को करने का यूजुअल तरीका होता है, उसके लिए जो भी नेसेसरी बातें हैं वो सब होंगी। अब मान लीजिए कि सर एक मान लो हमारा अक्षित कासट है, यस सर, अक्षित कासट क्या करता है, गवर्नमेंट टेंडर्स उठाता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो सर इसने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया कि अब से मेरे ब्याह पे तू टेंडर्स भरेगा और तू चीजें फाइनल करके आएगा, तू ही ऑर्डर लेके आएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो मिस्टर ए ने क्या किया, गवर्नमेंट से टेंडर्स लेने के चक्कर में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करना चालू कर दिया कि मेरा टेंडर फाइनल करो। अरे भाई, हमने ये कहा कि जो भी काम लीगली उस बिजनेस को करने के लिए हो सकता है वो सारा काम एजेंट कर सकता है। क्या ये लीगल काम करने की उसको, इलीगल काम करने की उसको अथॉरिटी थी क्या? नहीं सर, इलीगल काम करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, ऐसा कोई अथॉरिटी उसको नहीं दी गई है। इससे प्रिंसिपल बाइंड, इसको अथॉरिटी दी नहीं थी, वो ये काम करके आ गया, नहीं, गलत बात है भाई। ठीक है, तो सर इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस एजेंट को सारे लीगल काम जो उस धंधे को करने के लिए होते हैं, उन सब को करने की, या उस कस्टमरी प्रैक्टिस है उसको करने की, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उसको करने की, वो सारे काम करने की अथॉरिटी मिलती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एजेंट्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। In an emergency, agent can do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss, as he would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. In an emergency, agent can do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss,
as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances. सर ये चीजें और भी कहाँ पढ़ी है अपन ने? कासर जी बताइए, ये सेम लैंग्वेज कहाँ पढ़ी है? बेलमेंट में सर। वर्ड बताना, बेलमेंट में। ऑर्डिनरी प्रूडेंस। सर पता है पर वो अरे यही तो बात है, एग्जाम में भी पता तो होता है पर वो पेपर पे नहीं आता है। कौन बताएगा? ये चीजें किस तरफ इंडिकेट कर रही हैं, पता सबको है, पेपर पे आने में मुश्किल हो जाती है। हाँ आरुष बता। वो ना टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। रीजनेबल केयर में पढ़ा है ना कि सर रीजनेबल केयर क्या होती है, जैसा कि मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस ऑफ द सेम बल्क ऑफ गुड्स, बल्क या डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ठीक है वैसा ही है। ठीक है, ये बात है, कीवर्ड जब तक ये ठोकोगे नहीं अपने तब तक ताली बजेगी नहीं। ठीक है, तो ठोकोगे तो नंबर मिलेंगे कीवर्ड। ठीक है, तो इन एन इमरजेंसी, सर इमरजेंसी में भले ही आपने एजेंट को वो काम करने की प्रिंसिपल ने अथॉरिटी नहीं दी थी, लेकिन यदि इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है तो फिर एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला आदमी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में अपने खुद के केस में जो काम करता वो सारे काम करने की अथॉरिटी एजेंट को मिल जाती है। वो आइसक्रीम वाला जो बताया था ना मैंने आपको, यस सर। लेकिन सर ऐसे ही नहीं कि इमरजेंसी हुई और आपने बोल दिया मैंने ये काम कर दिया, आप इससे बाइंड हो और मैं इससे इंडेमनिफाइड हूँ एज एन एजेंट, जो भी मैंने काम किया उसके लिए आप मेरे को इंडेमनिफाई करोगे। ना 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 ना, ऐसे नहीं होता है। ठीक है सर, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड एजेंसी इन एन इमरजेंसी फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। सारा खेला ही इनका है, सारा खेला ही इनका है, इनका भी है। जैसे कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू इन हिज ओन केस अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। बट सर एजेंसी, इमरजेंसी में एजेंसी क्रिएट होने के लिए क्या जरूरी है? फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। एक एक पढ़ता जा आरुष। Agent not in a position have any opportunity to communicate with principal within the time available. देखो, Actual, हाँ, sorry. या तो एजेंट इस पोजीशन में नहीं है या फिर उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल। सर आइसक्रीम का ट्रक ऐसी जगह पे खराब हुआ है मुंबई और सूरत के बीच में जहां पर नेटवर्क ही नहीं है, मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है, ऐसी जगह पे खराब हुआ है। अरे यार पहली बात तो फिर ये चाह के भी मोबाइल से उससे संपर्क करना चाह रहा है, प्रिंसिपल से एजेंट संपर्क करना चाह रहा है, वो कर नहीं पाएगा तो डायरेक्शंस नहीं ले पाएगा। देखो इमरजेंसी सिचुएशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि एजेंट को प्रिंसिपल से संपर्क करके उससे डायरेक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए कि सर ट्रक खराब हो गया है, 2 घंटे के अंदर मैंने कुछ नहीं किया तो सारी आइसक्रीम पिघल के जमीन पे आ जाएगी, बताओ क्या करना है। तो पहला उसका होना ही ये चाहिए कि प्रिंसिपल से डायरेक्शन लेने की कोशिश करे। यदि वो नहीं हो पा रहा है तो फिर वो सारे काम कर सकता है जो कि एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस में करता। ठीक है, तो पहला काम क्या है, प्रिंसिपल से संपर्क करो और उससे गाइडेंस लो। तो या तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सब कुछ इतनी जल्दी घटित हो रहा था, या फिर आप पोजीशन में नहीं थे, आप कुछ भी बोल लो आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था। सेकंड पॉइंट, Actual and definite commercial necessity for the agent to act promptly. देखो I, सही में, अरे मेरे को भी तो बोलने दे यार। ठीक है, ये बोलना इतना वो होता है कि मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी बोलने दे। एक्चुअल एंड डेफिनेट कमर्शियल नेसेसिटी फॉर द एजेंट टू एक्ट प्रॉम्प्टली। सर प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी, सच में, एक्चुअली में, रियलिस्टिकली में और डेफिनेटली कमर्शियल नेसेसिटी थी इस काम को करने के लिए कि एजेंट को बहुत जल्दी काम करना पड़ता है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन ही थी। थर्ड पॉइंट, agent should have acted bona fide and for the benefit of the principal. ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना एजेंट ने किसी से सांठगांठ कर ली, यहाँ पर ट्रक बीच में रोक दिया मुंबई से सूरत के बीच में, रेफ्रिजरेटेड ट्रक था आइसक्रीम का, झूठी मूठी इसको बोल दिया कि सर अपना ट्रक खराब हो गया है ना, आसपास 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर तक ऐसी कोई फैसिलिटी है और होगी भी जो भी ले जाऊंगा और सही कराऊंगा जितने आइसक्रीम खराब हो जाएगी, इसलिए प्लीज
मुझे अलाउ करें इस आइसक्रीम को आसपास के टाउन में अगले 1-1.5 घंटे में जो रेट मिलती है उसमें खपाने के लिए। ठीक है, तो ये तो होती सही में इमरजेंसी, लेकिन सेम सिचुएशन हुई नहीं, लेकिन अपने एक दोस्त के साथ में मिलके उसने ऐसी सिचुएशन झूठी मूठी क्रिएट करके बता दी, तो फिर ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एक्चुअली एन इमरजेंसी, एजेंट शुड हैव एक्टेड बोनाफाइड। तो जो अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें एजेंट ने बोनाफाइड तरीके से एक्ट नहीं किया, एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल, वहां पर खुद के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए ना काम कर रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। एक सेकंड सर, वो सॉरी, वो बोनाफाइड का मतलब क्या हुआ, एक बार वापस एग्जांपल समझाओगे? बोनाफाइड का मतलब होता है, तूने कभी कोई सर्टिफिकेट बनवाया है, बोनाफाइड कैरेक्टर हाँ सर्टिफिकेट। हाँ, बोनाफाइड मतलब मतलब समझ सच्चा, सच्चा। गया। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली खुद के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है ना, वो तो प्रिंसिपल के लिए वहां प्योरली। पर एक्टेड बोनाफाइड सच्चे तरीके से, झूठी मूठी नहीं, सच में ही ऐसा कुछ हुआ है। ओके, द एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अंडर द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स। सर आपके पास में दो ऑप्शंस हैं कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, लेकिन सर उसमें से जो सबसे रीजनेबल लगता है और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकेबल तरीका है वो एजेंट ने चुना होना चाहिए। कि सर देखो, ऐसा था, मान लो उस ट्रक में इस बार आइसक्रीम नहीं और सब्जियां जा रही थी। ओके, सब्जियों का रेफ्रिजरेशन, इंपोर्टेड वेजिटेबल्स थी। ठीक है, उनकी भी शेल्फ लाइफ बहुत कम ही होती है। ठीक है सर, अब वो रेफ्रिजरेशन वाला ट्रक बीच में खराब हो गया। ओके सर, सर अब लेकिन एक आइसक्रीम के पिघलने में और एक सब्जियों के खराब होने में टाइम डिफरेंस तो रहेगा ना। आइसक्रीम तो 2 घंटे में ठाठू हो जाएगी, खत्म पूरी, जबकि सब्जियों के लिए हमको कम से कम 10-12 घंटे तो मिलेंगे। यस सर। तो सर 10-12 घंटा इतना निश्चित समय होता है जिसमें आप एक से ज्यादा जगह पता कर सकते हो कि ये सब्जियां किसी को बेचें तो हमको क्या मिलेगा। तो सर आपने क्या किया, पहले आदमी से पूछा, उसने कहा मैं ये पूरा ट्रक आपका 50,000 रुपीज में खरीद लूंगा। वो कहीं और गया ही नहीं पता करने, इसी को बेच दी। दूसरी जगह जाता पता करता, थोड़ा उसको मेहनत लगती, दूसरी जगह हो सकता है सेम चीज के 65,000 भी मिल जाते। तो सर प्रैक्टिकल तो उसने काम किया कि जल्दी से जल्दी खपाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या यदि उसने 50,000 वाले पहले आदमी को ही दे दी होती तो क्या ये रीजनेबल बात करता? वो नहीं सर। तो हमको जहां पर रीजनेबल प्लस प्रैक्टिकल हो, वहां के हिसाब से एजेंट को काम करा हुआ होना चाहिए। इससे ज्यादा इसमें समझाने का कुछ है नहीं कि सर एजेंट शुड हैव अडॉप्टेड द मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस। नेक्स्ट। The agent must have been in possession of the goods belonging to the principal and which are the subject of contract. सर उन गुड्स के पोजेशन में होगा तभी तो ये सब काम करेगा। द एजेंट मस्ट हैव बीन इन पोजेशन ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल एंड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। चलो इस पे कई बार है ना, इसमें कहीं हाथ से लिख लो कि सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी होती है इन एन इमरजेंसी टू कॉन्टैक्ट। ये हाथ से लिखो, इसमें कहीं ना कहीं प्रॉपरली कवर नहीं हो रहा है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल and take guidance from him. It is the duty of the agent to first of all contact the principal and try to take guidance from him in case of an emergency. लिख लो ये, it is the duty of the agent to contact the principal and take guidance from him in case of an emergency. Further, if the principal can somehow not be contacted, if the principal cannot be contacted, then if the principal cannot be contacted, then कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 2, यहां से 2, 3, 4, 5। देखो पहला पॉइंट ही यही है, उसमें ढंग से निकल के नहीं आ रहा है तो पहले पॉइंट के आगे ही लिखना। देखो पहले पॉइंट में क्या है, एजेंट इज नॉट इन अ पोजिशन एंड नॉट और नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल विद इन द टाइम अवेलेबल। तो लिखना वहीं पर इसी के आगे, एजेंट, इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू कॉन्टैक्ट द प्रिंसिपल एंड टेक हिज गाइडेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो फिर ये 2, 3, 4 और ये इमरजेंसी की बातें हैं।
ठीक है, एक एग्जाम्पल और इसमें एग्जाम में या कहीं तो आया हुआ है एमटीपी आरटीपी में, मैं आपको कराता हूँ इमरजेंसी के केस में। दो पार्टनर हैं, एक तो है जिया जैन और जिया वोरा, मिलके इन्होंने पार्टनरशिप खोली है। पार्टनरशिप नहीं भी खोली, इन्होंने एक धंधा किया, चलो ऐसा ही मान लो, ठीक है सर। अब और या फिर पार्टनरशिप भी खोली तो भी दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं? यस सर, दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने अपनी किस बात का बिजनेस स्टार्ट किया कि सर ये लोग क्या करते थे, लोकली मैन्युफैक्चर्ड जीन्स, लोकली मैन्युफैक्चर्ड जीन्स को बेचने का काम करते थे, प्रोक्योर करते थे और खरीदते थे और बेचते थे और प्रॉफिट दोनों शेयर कर लेते थे। यस सर, इन दोनों ने डिसाइड किया था कि अपने में से कोई भी बंदा 500 रुपए पर जीन्स से कम में जीन्स को नहीं बेचेगा। अपने में से कोई भी बंदा 500 रुपए, चाहे मैं बेचूं चाहे आप बेचो, 500 रुपए से नीचे अपन जीन्स की सेल्स प्राइस नहीं रखेंगे। ओके, स्टॉक कितने का था इनके पास में? 50 लाख रुपए की जीन्स से खरीद के बैठे थे और धंधा अच्छा चल रहा था इनका, ठीक है। अब वन फाइन डे धंधा इतना अच्छा चल जाता है तो जब जेब में पैसा आता है तो खुजली मचती है या नहीं मचती है? हाँ सर, बैठे बिठाए वो पैसा खुजली मचा देता है कि अब क्या करें अब क्या करें। तो सर जिया वोरा ने कहा मैं बाहर घूम के आना चाहती हूँ विदेश, ठीक है। जिया जैन तू पीछे से संभाल लेगी? हाँ संभाल लूंगी यार, मेरे को क्या समझ रखा है, मैं सब संभाल सकती हूँ। ओके, पर ध्यान रखना 500 रुपए से कम में जीन्स नहीं बेचेगी, ये बात ध्यान रखना। ओके, नहीं बेचूंगी यार, ठीक है। जिया वोरा चली गई कहाँ पर सर? जिया वोरा तू कहीं विदेश घूमने चली गई, ठीक है, विदेश में स्विट्जरलैंड घूमने चली गई, चलो स्विट्जरलैंड घूमने चली गई। ओके, अब स्विट्जरलैंड घूमने चली गई, ओके, पीछे से क्या हुआ समझना, स्विट्जरलैंड गई है पूरे 1 महीने का टूर पे, ओके सर, गए हुए अभी 10 दिन हुए हैं, यस सर। और पीछे से जिया जैन के पास में खबर आती है कि बड़ी चाइनीज कंपनियां इंडिया में अगले 10 दिन में आ जाएंगी, जो जीन्स को रिटेल करेंगी एमआरपी 250 रुपए पे। 250 रुपए पे वो उसी क्वालिटी की जीन्स इंडिया में बेचने वाली हैं जो हम मिनिमम 500 रुपए में बेचते हैं, और इनकी प्रोक्योरमेंट प्राइस ही 270 रुपए की है। जो जीन्स खरीदते हैं ना ये लोग, उनकी प्रोक्योरमेंट प्राइस ही 270 रुपीज पर पीस है। तो अब इसको समझ में आ गया कि इमरजेंसी सिचुएशन हो चुकी है, क्योंकि यदि इस जींसों को फटाफट खाली नहीं किया, अगले 10 दिन में 50 लाख रुपए का माल यदि हमने खाली नहीं किया, तो 10वें दिन तो चाइनीज कंपनीज 250 रुपए के माल से इंडिया में डंपिंग स्टार्ट कर देगी सस्ते में, ठीक है, 250 में रिटेल कर जाएगा ये माल, तो हमारे से तो कोई माल खरीदेगा ही नहीं, फिर हमको लॉस में बेचना पड़ेगा, 270 की खरीद को 250 में या उससे भी कम में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इसने क्या किया, जिया जैन ने सबसे पहले कोशिश की जिया वोरा से संपर्क करने की। देख अपन ने सोचा था पर ऐसा अब हो नहीं पाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन होगी। पर चूंकि जिया वोरा कहाँ थी कि सर स्विट्जरलैंड में थी, ठीक है, वहां पर है ना कई बार फोन कनेक्शन हो भी पा रहा था नहीं भी हो पा रहा था, ठीक है, विदेश में कई बार फोन लगते हैं नहीं भी लग पाते हैं आप लोगों के। इसने बड़ा ट्राई किया बट नहीं हो पाया अगले 1 दिन में संपर्क, तो इसने डिसीजन लिया मैं अपना माल 300 रुपए में खाली कर दूंगी अभी के अभी अगले 10 दिन में, ताकि हमको 10 दिन तो लगेंगे 50 लाख रुपए का माल खाली करने में, तो मैं 10 दिन में सारा माल 300 रुपए का खाली कर दूंगी, और ताकि जैसे ही चाइनीज माल आए हमको लॉस नहीं हो, हमको लॉस नहीं हो। तो एजेंट था, यस सर। इमरजेंसी सिचुएशन थी, यस सर। क्या उसने अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने की कोशिश की? यस सर। क्या उसने जो मोस्ट रीजनेबल और प्रैक्टिकेबल वे था वो अडॉप्ट किया? यस सर। क्या उसने प्रिंसिपल से संपर्क करने की सबसे पहले कोशिश की? यस सर। नहीं हो पाया तब उसने ये सब काम किए। तो फिर सर अब कहानी में क्वेश्चन आगे कैसे आया ये देखना क्वेश्चन पेपर में, कि जब जिया वोरा वापस आई तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि इसने मेरे से बिना पूछे हमारा जो एक ऑब्लिगेशन था, कॉन्ट्रैक्ट था कि कोई भी 500 रुपए से कम में जीन्स नहीं बेचेगा, वो इसने तोड़ दिया। तो इसने इसको बोल दिया आई विल नॉट बी
विद आई एम नॉट इन सिंक विद योर ऑनेस्ट डिसीजन, और जो भी लॉस हुआ है 200 रुपए पर जीन्स का वो तू भुगतेगी, मैं नहीं भुगतूंगी, ठीक है। जबकि सर इसने इमरजेंसी सिचुएशन में टू protect from loss in the most reasonable and practical manner after trying to contact the principal, ये सब काम किए हैं। तो सर जैसे एक ऑर्डिनरी पर्सन एक गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में अपने खुद के माल के साथ जैसा बिहेव करता वैसे ही इसने बिहेव किया, तो सर बिल्कुल सर इसके काम से सब जने बाइंड होने लग जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई और ये एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर, ये एग्जाम में या कहीं आरटीपी एमटीपी में कहीं ना कहीं आया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने वीडियो ऑन करने का कष्ट नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया मुझे कष्ट न दें और फटाफट वीडियो ऑन कर लें। कविश बाबू, सर मैं इतना नहीं सोचता। खुशबू, हाँ सर। हाँ सर मैं सच में नहीं सोचता, मैं डायलॉग बाजी अरे नहीं करता। मतलब कर रहा हूँ कर। ऋषि अग्रवाल, तने राठी, कर लो रे वीडियो ऑन कर लो तुम्हारे बेनिफिट के लिए। चलो आगे आ जाओ। ओके, तो सर ये इमरजेंसी वाला भी पढ़ लिया। अब अपने पास में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि इमरजेंसी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा, इस पे से भी बहुत भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शंस याद रख लेना 188 189, ठीक है, ये इमरजेंसी वाले इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, देखो सबसे पहली बात, सर प्रिंसिपल ने अपना एक एजेंट अपॉइंट किया है। सर एजेंट जो भी काम बेसिकली थर्ड पार्टी के साथ में करके आता है, क्या उससे प्रिंसिपल बाइंड होने लग जाता है या नहीं लग जाता है? हाँ सर, बिल्कुल बाइंड होने लग जाता है, ठीक है। बेसिक रूल तो यही है, हाँ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो अभी आगे पढ़ने में आएंगे, बट बेसिक रूल तो यही है कि सर एजेंट पे विश्वास है कि ये मेरे बिहाफ पे कुछ गलत नहीं करेगा, तभी तो उसको पूरी ऐसी खुली छूट देती है कि मेरे बिहाफ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट बना के आ। यानी कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज अ सॉर्ट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? कैन आई से दैट प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज अ सॉर्ट ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है? यस सर, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। ओके, नंबर 1। नंबर 2, सर तो आपके ऊपर विश्वास करके जो मैंने आपको मेरी अथॉरिटी दी है मुझे बाइंड करने की, अब सडनली क्या होता है, ये एजेंट जो है ये खुद का एजेंट अपॉइंट कर लेता है। इसी पर्पस के लिए जो प्रिंसिपल ने इसको जिस पर्पस के लिए एजेंट बनाया है, उस पर्पस के लिए ये फर्दर खुद का एक एजेंट अपॉइंट कर लेता है। तो सर इस आदमी को बोलते हैं सब एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? सब एजेंट। अब प्रश्न ये आता है, जिस आदमी को हमने अथॉरिटी डेलीगेट करी है क्या वो फर्दर इस अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है? क्या वो फर्दर इस अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है? बेसिक आंसर इज नो। अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट जनरली नहीं किया जा सकता, ठीक है, जनरली नहीं किया जा सकता, बट पूरा एक 360 डिग्री व्यू हमको देखना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट जनरली नहीं किया जा सकता है, बिकॉज द बेसिक रूल इज, क्या है, एक लैटिन मैक्सिम है, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। इसको याद रखना, डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर। सो व्हाट इज द जनरल रूल? क्वेश्चन है, कैन एन एजेंट डेलीगेट इज अथॉरिटी गिवन टू हिम बाय द प्रिंसिपल? फर्दर किसी और को दे सकता है। जनरल रूल इज दैट एन एजेंट कैन नॉट फर्दर अपॉइंट एन एजेंट, जिसको कि हम लोग सब एजेंट बोलते हैं। एजेंट जनरल रूल है, जनरल रूल है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट हो सकता है। तो जनरल रूल क्या है? एजेंट कैन नॉट फर्दर अपॉइंट एन एजेंट। इस सेकंड एजेंट को हम लोग क्या बोले? सब एजेंट बोलते हैं, बिकॉज डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर इज द लैटिन मैक्सिम, इट इज द गवर्निंग रूल। इट मींस अ डेलीगेटी, जिसको कि हमने अथॉरिटी अपनी डेलीगेट की है, मेरे बिहाफ पे तू एक्ट कर ले, कैनॉट फर्दर डेलीगेट, ही कैनॉट फर्दर डेलीगेट। सेक्शन 190 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट्स, ये याद रखना रे, 190 स्टेट्स करता है, बताता है,
An agent cannot lawfully employ another to perform acts which he has expressly or impliedly undertaken to perform personally. जो उसने पर्सनली जिस काम को करने का वादा किया है उसको वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है. An agent cannot delegate his authority as agent to another person. ये बेसिक रूल है. हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, पर बेसिक रूल समझ में आ गया. जिसको हमने अथॉरिटी डेलीगेट करी है वो फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता है. बोलो, समझ में आया या नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? कविश कहाँ चला गया यार? आया फिर गायब हो गया, दिखता ही नहीं है यार. तेरे भगवान के दर्शन ही नहीं होते मेरे को, क्या करूं? ठीक है, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ. दर्ज जैन को मन ही मन बड़ी हंसी आ रही है कि सर कविश भगवान हो गया तो फिर हम क्या होंगे? आ जाओ. So what are the exceptions? These are to be remembered. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का. ठीक है, एक्सेप्शंस पढ़ना चालू कर. Exceptions. To this rule, there are certain exceptions where an agent can appoint a sub-agent, where ordinary custom of trade permits employment of sub-agent, where the agent has express authority to appoint sub-agent, where it is necessary due to unforeseen emergencies. Note, however, an agent can employ persons to do the jobs, but the employees are not sub-agents of the agent. देखो, इसको दो एंगल से देखना है. इसे बेसिकली तो सब एजेंट्स को अपॉइंट करना लीगल नहीं होता है. डेलीगेट a person to whom the authority has been delegated cannot further delegate if he has undertaken to perform the work personally. मान लो कि प्रिंसिपल ने एक सीए की स्किल्स देख के, यार इसकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्किल्स बहुत अच्छी है, उसको अपना एजेंट अपॉइंट किया कि तू मेरा काम जो मेरे बिहाफ पे, मेरी सीए की फर्म है, यस सर, तेरे को मैं मेरा एजेंट जैसे अपॉइंट करता हूँ, तेरे में वो स्किल्स हैं इसलिए तेरे को वहाँ मैं जहाँ भी बोलूँ वहाँ पर्सनली जाके अपना समझ. अब इस सीए ने दूसरे सीए को अपॉइंट कर लिया जिसमें इतनी स्किल्स थी नहीं. ठीक है, तो ये करना चाहिए था कि इसको एज एन एजेंट अपॉइंट किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. ठीक है, चलिए, तो हो गई पहली बात. दूसरी बात कि सर लेकिन इन जगहों पर सब एजेंट अपॉइंटमेंट चल जाता है. कैसे? जहां पर ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड, कोई एक पर्टिकुलर धंधा है, वो धंधा सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है या काफी टाइम से ऐसे चलता आ रहा है, उस ट्रेड का कस्टमरी प्रैक्टिस ही यही है ऑर्डिनरीली, कि जहां पर एजेंट्स सब एजेंट्स को अपॉइंट करते ही करते हैं. तो यदि कस्टम ऑफ ट्रेड, ऑर्डिनरी कस्टम ऑफ ट्रेड अलाउ करता है उसमें सब एजेंट्स अपॉइंट करना उस पर्टिकुलर धंधे में, तो फिर किए जा सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि सूरत के जो कपड़ा व्यापारी हैं वो प्रिंसिपल हैं, वो एजेंट्स अपॉइंट करते हैं कि मेरे ब्याह पे कपड़ा बेच के आओ. ये एजेंट्स हर स्टेट में अपने फर्दर एजेंट्स अपॉइंट करते हैं ताकि, तो ये सब कौन हो गए सर? ये सब एजेंट्स हो गए ना? यस सर, ये सब एजेंट्स हो गए. यदि उस कपड़े के व्यापार का ऑर्डिनरी कस्टमरी प्रैक्टिस है कि वो ऐसे ही चलता है, तो वहां पर एजेंट सब एजेंट्स अपॉइंट कर सकते हैं यदि है कस्टमरी प्रैक्टिस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो ही. सेकेंड, वेयर द एजेंट हैज एक्सप्रेस अथॉरिटी टू अपॉइंट सब एजेंट. सर प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट करते वक्त जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट बना था उसमें डायरेक्टली ही ये बोल दिया कि इफ यू वांट यू कैन अपॉइंट सब एजेंट्स, तो फिर किए जा सकते हैं. फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक्सप्रेसली बाय यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग अलाउ कर दिया एजेंट को, तेरे को चाहिए तो सब एजेंट भी अपॉइंट कर लेना, तो फिर प्रॉपर होगा. ठीक है, और तीसरा, वेयर इट इज नेसेसरी ड्यू टू अनफोर्सीन इमरजेंसीज. कई बार इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर करना पड़ता है, तो फिर जिनके बारे में आप पहले से नहीं बोल सकते हो, तो वेयर इट इज नेसेसरी ड्यू टू अनफोर्सीन इमरजेंसीज एन एजेंट कैन अपॉइंट ए सब एजेंट. बट नोट क्या बोलता है कि सर एक एजेंट ने, प्रिंसिपल है, इसने एजेंट अपॉइंट किया, इस एजेंट ने काम करने के लिए कुछ तो एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, और
एक सब एजेंट को अपॉइंट करना, ये दोनों अलग बातें होती हैं बेटा। ये बात ये मत समझना कि एजेंट ने जो काम अंडरटेक किया था उसके लिए कुछ एम्प्लॉइज रखे हैं, तो ये तो वैलिड है ना यार। मान लो कि एजेंट ने कोई बिल्डिंग बनाने का वो लिया है प्रिंसिपल से, यस सर। सर अब सर क्या वो उसके लिए प्लम्बर को अपॉइंट नहीं करवा, अपने अंडर जो प्लम्बर है उसको नहीं बोल सकता, जो मेसन है कारीगर है उसको नहीं बोल सकता क्या काम करने के लिए? सर ये तो बिल्कुल, ये तो यूज लेगा ही ना। बट एजेंट सब एजेंट नहीं कि हाँ मेरे ब्याह पे तू बिल्डिंग बनवा ले, ऐसा कर ले, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। सो एन एजेंट कैन एम्प्लॉय, हाउएवर एन एजेंट कैन एम्प्लॉय पर्सन्स टू डू द जॉब्स, बट द एम्प्लॉयज आर नॉट द सब एजेंट्स ऑफ द एजेंट। एम्प्लॉय है उसके, वो बिल्कुल रख सकता है। तो एम्प्लॉयज और सब एजेंट्स को आपस में कंफ्यूज मत करना। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब सर एजेंट, सब एजेंट को अपॉइंट करने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? सब एजेंट को अपॉइंट करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट? तो सर इनको दो तरीके से देखना है। जहां पर सब एजेंट्स प्रॉपरली अपॉइंटेड है वहां पर सब एजेंट बनाने के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या परिणाम होंगे, और जहां पर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है, वहां पर सब एजेंट को अपॉइंट करने का क्या परिणाम आएगा। दोनों तरीके से अपने को देखना है। वेयर द एजेंट्स आर प्रॉपरली अपॉइंटेड एंड वेयर द एजेंट सब एजेंट्स आर इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, वहां पर कैसे कैसे चीजें चलेंगी। In case of proper or authorized appointment of sub agent, जहां पर सब एजेंट्स को प्रॉपरली अपॉइंट किया गया है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? पहला पॉइंट, एक एक पॉइंट पढ़ और फिर रुकना। The principal is liable to third parties for the acts of the sub-agent. The principal is liable to the third parties for the acts of sub agent। देखो क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। प्रिंसिपल ने एजेंट अपॉइंट किया, एजेंट ने सब एजेंट अपॉइंट किया। यदि ये सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है, मैं पहले नीचे की बात कर रहा हूं, नीचे की मतलब ये वाली, ठीक है, तो फिर इसके किए गए कामों से प्रिंसिपल बाइंड नहीं होता है इफ द सब एजेंट इज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। इसने कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ में जाके काम कर लिया, उससे प्रिंसिपल बाइंड होने से मना कर सकता है बिकॉज ही वॉज इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, ठीक है। बट इफ अ सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, उसके कामों से प्रिंसिपल बाइंड होगा या नहीं होगा जो भी उसने थर्ड पार्टी के साथ में की? यस सर, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो द प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। सेकंड पॉइंट पढ़ गए जहां पर प्रॉपरली अपॉइंट किया है। Agent's responsibility for sub-agent. The agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. सब एजेंट ने जो भी काम किए हैं उसके लिए जिसने इसको अपॉइंट किया है एजेंट, वो रेस्पॉन्सिबल होगा टू द प्रिंसिपल। कनेक्टिंग लिंक कौन है इन दोनों के बीच में? एजेंट है। तो सर इसके सारे कामों के लिए यदि प्रिंसिपल को किसी की गर्दन पकड़नी है तो वो किसको रेस्पॉन्सिबल बना सकता है? कि सर एजेंट को रेस्पॉन्सिबल बना सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई। तो एजेंट जो है, प्रिंसिपल क्या सब एजेंट के काम से बाइंड होगा? हाँ सर होगा। प्रिंसिपल को सब एजेंट के काम के लिए किसी को रेस्पॉन्सिबल बनाना होगा तो वो किसको बनाएगा? सर एजेंट को बनाएगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट पढ़ना रे। Sub-agent's liability to principal. The sub-agent is responsible for his acts to agent, but sub-agent is not responsible to the principal except in cases of fraud and willful wrong. ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक बार सेम लिंक पे वापस रिजॉइन कर लो।